नरेंद्र कुमार गुप्ता इस लेक्चर के इस वीडियो के माध्यम से आज एलसीएम और एचसीएफ का अध्ययन कराऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक जुड़े रहें और इसको देखें, क्योंकि इसमें बीच बीच में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत तरीके से आपको समझाई जाएगी। और जब तक आप अंत तक नहीं देखोगे, हमारा जो सवाल है, जो चैप्टर है, ये अधूरा रह जाएगा। इसलिए आप इसको अंत तक देखना है। देखिए, मैसे को हम अंग्रेजी में HCF और हिंदी में इनकी फुल फॉर्म देखेंगे महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम समापवर्तक, जिसे हम अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जानते हैं, तो यह फैक्टर को क्या कहते हैं हम? गुणनखंड। देखिए, तो हम जब मैसे करते हैं तो वह गुणनखंड होते हैं। अब गुणनखंड जब हम करते हैं तो हमारे पास में दो चीज़ें आती हैं। क्या क्या आती हैं? एक तो अपवर्तक और एक अपवर्त। अब ये दोनों चीज़ें होती क्या है, आप इस बात को समझेंगे। अपवर्त और अपवर्तक, जब आप देखते हैं कि यहाँ मैसे होता है तो उसमें हम महत्तम समापवर्तक लेते हैं, और जब लैसे होता है, अपन लैसे भी पढ़ेंगे, तो लैसे होता है वो होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। अब देखिएगा, यहाँ समापवर्तक है और यह समापवर्त है, तो इसका मतलब है कि ये जो वर्तक है ये तो किसका हो गया? HCF का। और समापवर्त किसका हो गया? अपवर्त किसका हो गया? LCM का। तो यहाँ हम इस बात को देखते हैं कि ये LCM और HCF में अपवर्तक और अपवर्त दो चीज़ होती है। अब ये दोनों चीज़ों को के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे यूँ मान लीजिएगा हमारे पास में 6, अब इस 6 के हम गुणनखंड करते हैं। समझना है आपको, क्योंकि अभी पहले इसकी मूल भाषाएं, मूल बिंदु चीज़ें, जो चीज़ हमारे काम में आती है, उन चीज़ों को अपन समझते हैं, उसके बाद अपन सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ पर ये 6 है, इस 6 के हम गुणनखंड करते हैं, इस 6 के हम फैक्टर करते हैं, तो 2 गुणा 3। अब ये 2 और 3 जो है ये क्या है? इसके गुणनखंड हैं। तो जो गुणनखंड होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, ये अपवर्त कहलाते हैं। अपवर्तक, ये क्या कहलाते हैं? अपवर्तक। जो ये टुकड़े होते हैं ये अपवर्तक कहलाते हैं, और जो ये भाग होता है ये अपवर्त कहलाता है। अर्थात गुणा करने पर अपवर्त। तो ये जो गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वो अपवर्त होता है, और जो इनके टुकड़े होते हैं, गुणनखंड होते हैं, वो अपवर्तक कहलाते हैं। तो ये चीज़ें हमारी अपवर्त और अपवर्तक, ये दोनों चीज़ें हमारे 6ठी क्लास में काम आती है। और बाकी की, क्योंकि ये जो परिभाषा है केवल 6ठी क्लास में है, उसके बाद इनका विस्तार रूप हमको देखने को मिलता है। अब देखिए, हमारे पास में सबसे पहले मैस है, तो मैस है कि हमारे पास में 3 विधियां हैं, और तो तीनों विधियों में से हम देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, पहले तो विधियां कौन कौन सी है हमारे पास में, हम इनको देखते हैं। देखो, मैसे करने की हमारे पास 3 विधियां हैं। सबसे पहली विधि गुणनखंड विधि, दूसरी भाग विधि, और तीसरी यूक्लिड विभाजन विधि। ये जैसे जैसे हमारी कक्षाएं होती है, जैसे जैसे हमारे तरीके होते हैं, उसी के अनुसार से काम आते हैं। देखिए, सबसे पहली है गुणनखंड विधि। जब हम गुणनखंड विधि से मैसे करते हैं तो ये हमारे प्राथमिक कक्षाओं से ही प्रारंभ हो जाता है। भाग विधि हमारे पास में जैसे ही हम उच्च माध्यमिक कक्षाओं में आते हैं, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में आते हैं, तो उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अर्थात 6ठी से जब जैसे ही हम आते हैं तो हमारे पास भाग विधि प्रारंभ हो जाती है। और यूक्लिड विभाजन जो विधि है, ये हमारे पास में सेकेंडरी स्तर जैसे ही आता है, और वहाँ से ये हमारे पास प्रारंभ हो जाती है। हम तीनों विधियों से मैसे ज्ञात करेंगे। देखिए,
सबसे पहले हम एक सवाल गुणनखंड विधि से करते हैं। यहाँ हमारे पास में 12 और 20 दो संख्याएं हैं। अब हम इन दो संख्याओं का में से करते हैं। सबसे पहले कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। अब देखो, जब हम गुणनखंड विधि से में से करते हैं तो इन दोनों के अलग अलग फैक्टर करेंगे, अलग अलग गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे? देखिएगा 12। अब 12 में हम देखते हैं किसका भाग जाता है। सबसे पहले 2 का, तो 2 का भाग दिया, 6 बार गया। फिर हमने 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 3 बार। और फिर हमको 3 का भाग देना है 1 बार। ऐसे ही हमने 20 का गुणनखंड किया। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड जब हम कर रहे हैं तो सबसे पहले 2 का भाग जाता है। अब 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 10 बार। फिर 2 का भाग दिया, कितनी बार? 5 बार। फिर 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब देखिए, यहाँ पर 12 के जो गुणनखंड आए वो कौन कौन से आए? 2 गुणा 2 गुणा 3। और 20 के गुणनखंड कौन कौन से आए? 2 गुणा 2 गुणा 5। देखो, आपको एक छोटी सी एक बात बताता हूँ, समझना थोड़ा सा। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? में से, महत्तम समापवर्तक। अब में से का जो प्रारंभ है वो मिलने से हो रहा है, में से हो रहा है। तो में का मतलब होता है मिलने वाले। अब मिलने वाले हमारे पास कौन कौन सी है? देखो आप, इनके जो ये गुणनखंड जो हमने किए हैं इनमें से मिलने वाली कौन कौन सी है? एक तो 2 मिल रहा है और फिर दूसरा भी 2 मिल रहा है। अब बाकी के नहीं मिल रहे। तो में से में हम क्या करते हैं? जो हमारा मिलता है उसी को ले लेते हैं। तो देखो, में से मतलब ऐसी है, तो में से हमारे पास क्या हो गया? मिलने वाली संख्याएं कौन कौन सी हो गई? मिलने वाले गुणनखंड हमारे पास में 2 गुणा 2 बराबर 4। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर 12 और 20 का में से कितना हो गया? 4। ऐसे एक सवाल और देखते हैं हमारे पास में। देखिए, देखो हमारा जो दूसरा उदाहरण है 40 और 100 का में से ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस 40 के गुणनखंड करेंगे। अब 40 में हमारे पास देखिए 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार? 2 0। फिर 2 का भाग जा रहा है 10। फिर 2 का भाग जा रहा है 5। और फिर 5 का भाग 1 बार। ऐसे ही हम 100 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ 100 के अभाज्य गुणनखंड जब कर रहे हैं तो 2 का भाग दिया, कितनी बार? 50 बार। फिर 2 का दिया 25 बार। फिर 5 का कितनी बार जा रहा है? 5 बार। और फिर 5 का कितनी बार? 1 बार। अब इसका मतलब हो गया कि 40 के जो गुणनखंड हैं ये कितने हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। और 100 के गुणनखंड कौन कौन से हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। क्या ज्ञात करना है हमको? में से। तो में से के लिए इन गुणनखंडों में, इन टुकड़ों में हमारे पास कौन कौन सी मिल रही है? देखिएगा आप लोग, ये 2 का भाग मिल रहा है ना 2। फिर दूसरा भी 2 मिल रहा है। अब उसके बाद इसमें तो 2 है, इसमें नहीं है, लेकिन दोनों में 5 मिल रहा है। तो ऐसे हमारे पास में अब क्या करना है? में से ज्ञात करना है। तो में से में देखिएगा क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 5। तो इसका मतलब हो गया 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। और हमारे पास में से तैयार हो गया। अब देखिएगा एक बार फिर देखो इसको, सवाल हमारे पास 40 और 100 का HCF हमको ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया? 40 और 100 के अभाज्य गुणनखंड किए और अभाज्य गुणनखंड करके हमने इधर इनके टुकड़े जो हैं एक साथ लिखे ताकि हमारी सुविधा रहे। और सुविधा के बाद में हमने देखा
कि इनमें कौन कौन से गुणनखंड मिले हुए हैं, उन गुणनखंडों पर हमने क्या किया है, गोले लगा दिए। किसी भी एक संख्या के टुकड़े को हमने लेकर के यहाँ पर और लिख दिया और वही हमारा क्या हो गया, HCF में से हो गया। ये हमारे पास गुणनखंड विधि थी। अब देखिएगा इसी सवाल को हम भाग विधि से हल करते हैं। देखिए, देखो हम भाग विधि से जब में से करेंगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमें हमेशा छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना होता है। अब छोटी संख्या कौन सी हमारे पास में, 40, और इसका भाग किस में देंगे हम, बड़ी संख्या में। आसानी से दे सकते हैं ना। 40 का भाग 100 में कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। तो ये 2 बार हमने भाग दिया, 40 दूनी 80, कितना शेष बच गया, 20। अब देखो यहाँ हमारे पास शेषफल कितना आया, 20। जो शेषफल बचता है उसका भाग फिर देंगे, पर भाग किस में देंगे, जिसका भाग हमने पहले दिया था। पहले किसका दिया था, 40 का। अब 40 में हम 20 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार। 20 दूनी 40। कोई शेषफल बचा है क्या, जब तक शेषफल बचता है हम भाग देते हुए ही जाते हैं। हमने देखा कि 20 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचा, तो हमारे पास में HCF कितना आ गया, 20 आ गया। एक उदाहरण और लेते हैं। देखो अगर हमारे पास में यहाँ पर एक संख्या जैसे 25 और 135, अब आपको देखना है 25 और 135, हमको इसका HCF में से ज्ञात करना है। तो हमको क्या करना है, इस 25 का भाग 135 में देना है। तो यहाँ 25 का भाग हमने किस में दे दिया, 135 में। देखो कितनी बार जाएगा, 25 पंजे 125। अब शेषफल कितना बच गया हमारे पास में, 0, 10 शेषफल बच गया। क्या करना है, 10 का भाग देना है, किस में देंगे, 25 में। कितनी बार जाएगा, 10 दूनी 20। अब शेषफल 5। मैंने कहा था कि शेषफल बचना नहीं चाहिए, अगर शेषफल बचेगा तो हम फिर भाग देंगे। तो यहाँ फिर भाग क्रिया हम कर रहे हैं, तो किस में देंगे, 10 में। कितनी बार जा रहा है, 2 बार। अब बताओ, अब कोई शेषफल बचा है क्या, अब कोई शेषफल नहीं बचा। तो इसका मतलब है कि 5 का भाग इन दोनों में पूरा पूरा जाता है। तो यहाँ में से कितना हो गया हमारे पास में से बराबर 5। तो 25 और 135 का में से कितना हो गया, 5। ऐसे हम आसानी से भाग क्रिया में से कर सकते हैं। और देखिएगा अभी तो हमारे पास एक विधि और बची हुई है, उस विधि से भी हम में से करेंगे। तो देखो यूक्लिड विभाजन विधि से जब हम में से याद करते हैं तो थोड़ी सी कुछ बातें अपन पहले समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए यहाँ हमारे पास 22 और इस 22 में हमको 5 का भाग देना है। समझना है आपको। मैंने आपसे कहा था कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक यदि आप देखते रहेंगे तो आपके पूरा सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसलिए आप लोग ये ध्यान रखो कि इस वीडियो को अंत तक जुड़े रखना है, इस वीडियो से हमको अंत तक जुड़े रहना है। तो देखो सबसे पहले 5 का भाग हमको 22 में देना है। अब 22 में जब हम 5 का भाग देंगे तो यहाँ कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 बार यह कितना आ गया, 20। और ये 2 हमारे पास क्या बच गया, शेषफल। अब देखो यहाँ पर ये जो चीज है ये 22 है, इसको हम क्या कहेंगे, भाज्य। समझना है आपको। ये तो हो गया भाज्य, ये हमारे पास भाजक। 5 क्या है, भाजक। और ये क्या हो गया, भागफल। और ये जो बचा हुआ है ये हो गया हमारे पास में शेषफल।
जब हम किसी भाग वाली जो संख्या होती है, भाग देने की जो क्रिया होती है, उसको करने के बाद कई बार उत्तर की जांच करते हैं। और उत्तर की जब जांच की जाती है तो वहां एक सूत्र होता है हमारे पास में, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब देखना, थोड़ा सा समझना है आपको। जब हम इस प्रकार से इस सवाल को हल करते हैं और उसके बाद यह जमा कर अगर देखें तो जैसे ये 22 है बराबर भाजक कितना है 5 और भागफल कितना है 4 और शेषफल कितना है 2। तो बताइएगा क्या ये 22 नहीं हुआ? 5 चौके 20 प्लस 2 बराबर 22 आ गया ना। तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों हमारे पास में क्या है, बराबर है। अब जब हमारे पास में ये चीज आ गई तो अब थोड़ा सा इसको अपनी भाषा से बदलकर और अंग्रेजी रूप में हम लाते हैं। तो ये जो होता है इसको तो हम बोलते हैं ए, इसको पी। देखो भाज्य को हम ए के नाम से, भाजक को बी के नाम से, भागफल को क्यू के नाम से और शेषफल को आर के नाम से जोड़ते हुए हम एक सूत्र लिख देते हैं। ये जो सूत्र है हमारा, इस सूत्र को हमने किसमें बदल लिया? ए बराबर बी क्यू प्लस आर में। अब देखिएगा, देखो यूक्लिड विभाजन से जब हम HCF करते हैं तो इस विधि को सरल बनाने के लिए हम सबसे पहले उसी सवाल को भाग विधि से हल करते हैं। देखिए, भाग विधि से जब हम हल करेंगे तो अभी आपको जैसे बताया था कि सबसे पहले हम छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देंगे। तो 30 का भाग हमने 135 में दिया, कितनी बार जाएगा? 30 चौके 120। कितना शेष बच गया? 5 1 15। अब 15 का भाग किस में देना है? 30 में। कितनी बार गया? 2 बार। 15 दूनी 30 और कोई शेषफल नहीं बचा। अब हमने देखा कि यहाँ पर 2 स्टेप हमारे पास में आई। जब हम यहाँ पर इस पहली स्टेप को लेते हैं तो इस पहली स्टेप में ए का मान कितना है? 135। यहाँ हमारे पास में 135 बराबर बी का मान कितना है? 30 गुणा भाग कितनी बार गया? 4 बार और शेषफल कितना आया? 15। आप इसको देख सकते हैं, 30 गुणा 4 करेंगे 120 और उसमें 15 जोड़ेंगे तो 135 आ जाता है। अब आप इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो शेषफल है ये कभी बचना नहीं चाहिए। तो ये हमारी पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप में हमारे पास देख रहे हैं हमने किसमें भाग दिया? 30 में। किसका भाग दिया? 15 का। और कितनी बार गया? 2 बार। शेषफल हमारे पास 0। अब आप लोग देख रहे हैं भाग पूरा पूरा किसका गया है? 15 का। तो इसका मतलब HCF हमारे पास कितना आ गया? 15। जो भाग पूरा पूरा, जिस संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाता है वही हमारा HCF होता है। देखो समझ में आया आपके? यहाँ देखिए हमारे पास में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमारा सवाल है 30 और 135 का HCF। तो हमने सबसे पहले, मैंने आपसे बताया था कि इस यूक्लिड विभाजन को सरल करने के लिए हम सबसे पहले किस विधि का प्रयोग करते हैं? भाग विधि का। तो यहाँ इस छोटी संख्या का भाग हमने बड़ी संख्या में दिया। 30 का भाग 135 में कितनी बार गया? 4 बार और 120। शेषफल कितना आ गया? 15। तो ये जो प्रक्रिया है ये हमारी एक पहली स्टेप हो गई। हमने इसको उठा करके कहाँ जमा दिया? इस यूक्लिड विभाजन में। तो 135 में किसका भाग दिया? 30 का। कितनी बार गया? 4 बार और शेषफल हमारे पास 15। पहली स्टेप हो गई। फिर दूसरी स्टेप में हमारे पास जब शेषफल आया तो हम इस शेषफल का भाग पहले दी गई संख्या में देते हैं। तो हमारे पास दूसरी स्टेप आ गई।
15 का भाग हमको 30 में देना है, 2 बार गया और शेष पर 0 आ गया। तो यहाँ हमने इसको जमा दिया, 30 में 15 का भाग दिया, 2 बार गया और शेष पर हमारे पास 0 आ गया। तो इस प्रकार कौन सी संख्या ऐसी है जिसका पूरा पूरा भाग गया? 15 का। तो हमारे पास HCF कितना हो गया? 15। तो ऐसे हमारे पास में अब देखिएगा एक सवाल और देखते हैं हम। देखो 105 और 225 का हमको HCF ज्ञात करना है। तो HCF में मैंने आपको ये बात अभी पिछले उदाहरण में अपन ने देखा कि यदि यूक्लिड विभाजन को सरल बनाना है तो सबसे पहले भाग विधि को अपनानी है। तो हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं। 105 हमारे पास छोटी संख्या है, इस 105 का हम भाग देंगे किसमें? 225 में। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 पंजे 10, ये 10 और ये 2 का 2, कितना बच गया? 5 और 1। और अब 105 में किसका भाग देंगे हम? 15 का। एक स्टेप पूरी हो गई ना हमारी। हम इसको यहाँ लिख दें, A बराबर BQ प्लस R। ये ध्यान रखें, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो ये फॉर्मूला है, ये सूत्र है, इसको आप जरूर लिखें ताकि आपके किसी प्रकार से कोई अंक काटे नहीं जाए। तो देखो अब हमारे पास पहली स्टेप में हमने 225 में किसका भाग दिया था? 105 का। कितने बार गया? 2 बार और शेष पर हमारे पास 15 है। अब दूसरी स्टेप में कितने का भाग देंगे? 15 का भाग किस में देंगे? 105 में। कितनी बार जा रहा है? 15 सत्ते 105, अर्थात हमारे पास पूरा पूरा भाग गया, शेष पर 0। तो यहाँ पर 7 बार और शेष पर हमारे पास 0। तो इसमें HCF का मान कितना आ गया? 15। इस प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भी हम अपने भागों को हल करते हैं। तो देखिए एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। 105 और 225 का जब हम LCM HCF ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन से, तो सबसे पहले भाग विधि का प्रयोग। 105 का भाग 225 में दिया, 2 बार गया और 15 शेष पर आ गया। ये हमारी पहली स्टेप आ गई, हमने इसको इस फॉर्मूले के तहत जमा दिया। दूसरी स्टेप में 15 का भाग 105 में दिया, 7 बार गया, शेष पर हमारे पास 0, हमने दूसरी स्टेप में जमा दिया। तो जब पूरा पूरा भाग चला जाता है, शेष पर 0 बच जाता है, तो जिस संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाता है वही हमारा HCF होता है। इस प्रकार HCF हमको 15 प्राप्त हुआ। शायद आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। अगर मान लीजिए कोई समस्या आपके सामने आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, या फिर जो आपको मोबाइल नंबर दिए गए हैं उन मोबाइल नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।